नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे बच्चों और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7, सजीवों की विशेषताएं एवं आवास, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा था, स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, बोन्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने पार्ट को अच्छे से रिवाइज किया हो। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? चलिए बताइए, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके बच्चे कौन से हैं? लिविंग थिंग्स में बच्चों कौन कौन आता है? लिविंग थिंग्स में सबसे पहले बच्चों हम लोग आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। उसके बाद बच्चों प्लांट्स आते हैं, आपके एनिमल्स आते हैं, और आपके बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। ठीक है, हम अपने आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं जो विभिन्न रंग, रूप तथा आकार की होती हैं, जैसे पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, पत्थर, नदी, पहाड़, झरना, ईंट, मनुष्य, तोता, गिलहरी, शेर, खरगोश आदि। और इनमें से कुछ में जीवन है और कुछ में नहीं है। कुछ को भोजन की आवश्यकता होती है और कुछ को नहीं। इनमें से कुछ को श्वसन, वृद्धि, पोषण, गति आदि क्रियाएं होती है, जबकि इनमें से कुछ में ये क्रियाएं नहीं होती। अतः इन लक्षणों के आधार पर हम संसार में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जिनमें जीवन होता है उन्हें बच्चों हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि बच्चों, अर्थात इनमें जीवन की विभिन्न क्रियाएं, जैसे क्या क्या होता है बच्चों? गति, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन आदि होते हैं। मनुष्य, जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि सजीव वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों, निर्जीव वस्तुएं वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात इनमें ना तो गति होती है और ना ही अन्य क्रियाएं जैसे श्वसन, वृद्धि व सर्जन आदि होती है। पत्थर, मेज, खिलौने, भवन आदि निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण हैं। सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में समानताएं, सिमिलैरिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या सिमिलैरिटी है बच्चों? आप जानते हैं कि सभी वस्तुएं पदार्थों से निर्मित होती हैं, किंतु इन सबका आकार, आकृति, संरचना भिन्न भिन्न होती है तथा सभी में द्रव्यमान होता है। इसके अतिरिक्त सभी वस्तुएं रचनात्मक इकाइयों से बनी होती हैं। रचनात्मक इकाइयां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है। सजीवों की रचनात्मक इकाइयों की कोशिका तथा निर्जीव की रचनात्मक इकाइयों को हम क्या कहते हैं बच्चों? अणु कहते हैं। रोचक तत्व क्या है? सर्वप्रथम कोशिका की खोज बच्चों रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। बच्चों, गतिविधि 1, गतिविधि 2 अच्छे से पढ़िएगा और प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। सजीवों तथा निर्जीवों में भिन्नता, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तुओं में कुछ ऐसे निश्चित लक्षण विद्यमान होते हैं जो बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं में दृष्टिगत नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, सभी सजीवों में गतिशीलता, श्वसन क्रिया, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन एवं स्पर्श तथा ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि एवं पीड़ा आदि के प्रति संवेदना के लक्षण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण जो सजीव है निर्जीवों से विशेष है। आइए सजीवों की विशेषताओं को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सजीवों की विशेषताएं, चलिए सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कोशिका संरचना। ठीक है, यानी कि सेल फॉर्मेशन। जिस प्रकार कोई भी भवन या इमारत छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार हमारी जो बॉडी है ढेर सारे सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्येक जंतु या पौधों का शरीर भी अनेक छोटी छोटी इकाइयों, संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। इसी के आधार पर कुछ सजीव एक कोशिकीय, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, और कुछ सजीव बहुकोशिकीय, मनुष्य, गाय, घोड़ा तथा कुछ लाखों करोड़ों कोशिकाएं अधिकांश जंतु व पेड़ पौधों से मिलकर बने होते हैं। यानी बच्चों यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं लिविंग बींग्स। निश्चित आकार एवं प्रत्येक सजीव
निश्चित आकार एवं आकृति। ठीक है, उनका एक निश्चित आकार होता है, उनकी निश्चित एक आकृति होती है। जितने भी बच्चों सजीव हैं वह एक निश्चित आकार तथा आकृति के होते हैं, जिसमें उनके जीवन काल में ना के बराबर परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, जैसे बेबी है तो कोई बहुत बड़ा बेबी तो होगा नहीं, बेबी छोटा सा ही होगा, फिर धीरे धीरे वो बॉय बनेगा, फिर अडल्ट होगा, फिर मैन बनेगा, फिर ओल्ड हो जाएगा। इस तरह से जो पौधा है बच्चों, पहले बेबी प्लांट होगा, पहले बीज होगी, फिर अंकुरित होगी, फिर बेबी प्लांट होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये एक आकार और ये एक बच्चों निश्चित उनकी आकृति रहेगी। भोजन, आप जानते हैं कि हमें ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। बच्चों, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस चैप्टर में कि पेड़ अपना खाना स्वयं बनाते हैं अपने पत्तियों पे, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और हमें अपना खाना बच्चों पेड़ों से भी प्राप्त होता है और जानवरों से भी प्राप्त होता है। ठीक है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा जीव जंतु इन्हीं पेड़ पौधे के माध्यम से तथा विभिन्न जंतुओं के मांस द्वारा अपनी सूक्ष्मता पूर्ति करते हैं। और इस प्रकार पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इनके विपरीत मनुष्य तथा जंतु परपोषी कहलाते हैं क्योंकि ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। वृद्धि, प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तथा तक वृद्धि होती है और यह वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। उदाहरण के लिए एक शिशु वृद्धि करके एक युवा में परिवर्तित हो जाता है तथा एक बीज अंकुरित होकर नन्हा पौधा हो जाता है। बालक, वयस्क, प्रौढ़, बीज, पौधा और पेड़। अब बच्चों फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग बींग्स की? गतिशीलता। प्रत्येक जीवधारी किसी न किसी रूप में गतिशील रहते हैं। कोई जंतु भोजन की खोज में तथा शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए एक स्थान पे दूसरे स्थान पर गति करते हैं। वही वे एक स्थान पर ना बैठकर अपने अंगों में भी गति करते हैं। पौधे भी बाह्य उद्दीपनों जैसे जल अथवा प्रकाश की ओर मुड़कर अपने शरीर के अंगों की गति का प्रदर्शन करते हैं। श्वसन क्रिया होती है बच्चों, सब सांस लेते हैं, सबको जीने के लिए आवश्यक है क्या? ऑक्सीजन। इस क्रिया में सभी जीव जंतु तथा पौधे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। सांस लेने पर वायु के साथ ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर फेफड़े द्वारा ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसी ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक कार्यों में करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ये देखिए भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन अलग अंगों द्वारा होता है। ये है मानव। और बच्चों जो ह्यूमन बींग्स है वो कैसे सांस लेते हैं? वो नोज के थ्रू सांस लेते हैं और मेन ऑर्गन बच्चों लंग्स होता है यानी कि फेफड़े होते हैं। और मछली में बच्चों गिल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य फेफड़े द्वारा, मछली में गलफड़ों द्वारा व मेढक में दो प्रकार से, जब पानी में रहते हैं तो वो त्वचा द्वारा बच्चों सांस लेते हैं और जमीन पे रहते हैं तो फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। जंतुओं की भांति ही पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का विनिमय मुख्यतः उनकी पत्तियों में विद्यमान सूक्ष्म रंध्रों द्वारा किया जाता है। स्टोमेटा द्वारा होता है बच्चों। पत्तियां इन रंध्रों से वायु भीतर ले जाकर ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देती हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा बदले में वायुमंडल में ऑक्सीजन वापस कर देते हैं। बच्चों इसीलिए बच्चों पेड़ क्या करता है? वो एयर को प्योरीफाई भी कर देता है। पेड़ पौधे केवल दिन के ही समय भोजन बनाते हैं परंतु श्वसन क्रिया दिन व रात के समय निरंतर रूप से चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। जीवन चक्र, जीवन काल और मृत्यु। ठीक है बच्चों, सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, दे टेक बर्थ, दे लिव एंड दे डाई। ठीक है, यहाँ बच्चों सजीवों के आपको नाम दिए गए हैं और यहाँ उनके जीवन काल दिए गए हैं। जैसे कि घरेलू मक्खी सिर्फ 1 दिन तक जीवित रहती है, गिलहरी 8 से 9 साल तक, जोक मकड़ी 20 साल तक, घोड़ा 30 साल तक, कछुआ जो है बच्चों देखिए सबसे ज्यादा साल तक जीता रहता है 120 से 150 साल तक, गुबरैला 4 महीने तक, चूहा 2 से 3 साल तक, कुत्ता 16 से 18 साल तक, शेर जो है 25 साल तक, शुतुरमुर्ग 50 साल तक, हाथी 70 से 90 साल तक और मनुष्य जो है
60 से 70 वर्ष तक वो जीवित रहता है। ये आपको एक मैक्सिमम एज दी गई है बच्चों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 100 तक भी जी जाते हैं ना, लेकिन मैक्सिमम जो मनुष्य है 70 साल तक ही उसकी आयु होती है। ठीक है। जीवन चक्र की यह निश्चित समय अवधि जीव का जीवन काल कहलाती है तथा यह समय अवधि प्रत्येक जीव के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। उत्सर्जन, पेड़ पौधे भी जंतुओं की भांति वे सभी प्रक्रिया संपन्न करते हैं जो सजीवों की विशेषताओं के अंतर्गत आती है। सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। पाचन पाचन के पश्चात यह भोजन किसमें मिल जाता है? ब्लड में मिल जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, किंतु सजीवों द्वारा ग्रहण किए गए समस्त भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त भोजन से ऊर्जा उत्सर्जन के समय कुछ व्यर्थ पदार्थों का उत्पादन होता है और शरीर में इन हानिकारक पदार्थों का रहना मनुष्य के शरीर के लिए बिल्कुल सही नहीं है, अतः इसका समय पर उत्सर्जन किया जाना आवश्यक है। अब बच्चों, जैसे कि हमने रोटी खाई, हमने कुछ भी खाया, हमने जो भी चीज हम खाते हैं, हमने फ्रूट्स खाए, कोई वेजिटेबल्स खाई, वो हमने खाई, वो हमने डाइजेस्ट की, हमारे स्मॉल इंटेस्ट हमारे हाथों में गई, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गई, और बच्चों जितना भी पोषक तत्व, जितना भी न्यूट्रिशंस था, वो सब हमारे ब्लड में मिल गया। अब जो सारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम टॉयलेट या पॉटी के थ्रू हम वो बॉडी से निकाल देते हैं। ठीक है। इसलिए बच्चों एक्सक्रीशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। यानी कि जो हम खा रहे हैं उससे जितने भी हमें पोषक तत्व मिल रहे हैं वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, और बाकी के पॉटी के थ्रू, टॉयलेट के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। जानवर भी बच्चों ऐसा ही करते हैं। पौधे में कुछ हानिकारक तथा विषैल पदार्थ उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधों की ही कुछ विशेष भागों में संग्रहित हो जाता है। जैसे बच्चों, जिससे पौधा का कोई हानि नहीं होती, कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन स्त्राव के रूप में हो जाता है। ठीक है। पौधे भी बच्चों एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने अंदर ही संग्रहित कर लेते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया व संवेदनशीलता, यदि सब्जी काटते समय आपका हाथ कट जाए तो आप तुरंत चाकू रखकर हाथ की पीड़ा कम करने के लिए उस पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देंगे। अंधेरे में एकदम तेज प्रकाश में आने पर आप चौंध लगने के कारण अपनी आंख बंद कर लेते हैं, और इसी प्रकार अपना प्रिय व्यंजन सामने देखने पर आपके मुंह में पानी आने लगता है, और तथा हृदय विदारक चित्कार सुनकर आपका मन दुखी हो उठता है। चोट लगना, तेज प्रकाश में आना, प्रिय व्यंजन को देखना तथा किसी की चीत्कार सुनना आदि परिस्थितियों में हम उन्हीं के अनुसार स्वाभाविक रूप से अनुक्रिया करते हैं। अतः बच्चों, किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर द्वारा की गई अनुक्रिया संवेदनशील होती है। दूसरे जंतु भी उत्पीड़न के प्रति बच्चों अनुक्रिया करते हैं। जब आप किसी कुत्ते की ओर डंडा लेकर चलते हैं तो वो भौंकने लगता है तथा चोट लगने के डर से वो वहां से भाग जाता है। इसी प्रकार रात्रि में तीव्र प्रकाश होने से कॉकरोच वहां से अंधेरे वाले स्थान पर चले जाते हैं। बच्चों, कॉमन एग्जांपल है, जैसे रात में हम सोते हैं और लाइट जला देते हैं तो जो चूहे होते हैं वो डर के मारा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पशु भी मनपसंद भोजन को देखकर उसे खाने के लिए ललायत हो उठते हैं। पौधे भी अपनी तरह ही उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कुछ पौधे जैसे रात की रानी के फूल केवल रात में खिलकर अपनी सुगंध बिखेरते हैं। कुछ पौधे के फूल सूर्यास्त के पश्चात स्वतः ही बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर वे अचानक सिकुड़ जाती हैं। सजीवों के बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता उनकी संवेदनशीलता कहलाती है। पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति भी सभी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे अपनी संवेदनशीलता दर्शाते हैं। वे बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, छुई मुई का पौधा आपको दिया गया है। प्रजनन क्रिया सजीवों की विशेषताओं में एक प्रमुख गुण उनकी प्रजनन क्रिया है। प्रत्येक सजीव अपनी जाति के सजीव को जन्म देता है तथा अपनी वंश परंपरा को बनाए रखता है। अपनी समय अवधि पूर्ण करने के पश्चात वह स्वयं मृत्यु के गर्भ में समा जाता है तथा उसके शिशु उसकी वंश परंपरा को बनाए रखते हैं। यह प्रक्रम इसी प्रकार चलता रहता है। अपने सदृश अपनी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, और सभी सजीव प्रजनन क्रिया के दौर से गुजरते हैं। कल्पना कीजिए बच्चों, इमेजिन कीजिए किसी जंतु में प्रजनन क्रिया का गुण विद्यमान ना हो तो कुछ वर्ष पश्चात बच्चों उसकी जो स्पीशीज होगी, उसकी जो प्रजाति होगी, उनका क्या होगा?
ठीक है बच्चों, जैसे आप ये देख सकते हैं, माँ है उसका बच्चा है, मुर्गी उसका बच्चा है, तो रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स में होता ही है। क्योंकि बच्चों अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो उस पर्टिकुलर प्रजाति, उस पर्टिकुलर स्पीशीज उसकी कोई भी नहीं रह जाएगी। विभिन्न जीवों में प्रजनन की क्रिया, और बच्चों अब जैसे रिप्रोडक्शन है या सांस लेना है, एनिमल में, प्लांट में और ह्यूमंस में अलग अलग तरह से होता है, लेकिन ये प्रक्रिया होती सब में है। क्या आपने कभी भी किसी पक्षी के घोंसले को देखा है? वे अपने घोंसले में अंडे देते हैं, कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं, और कुछ सजीव जो है सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, शिशु के रूप में अपनी संतान को जन्म देते हैं। पौधों में भी प्रजनन का बच्चों गुण विद्यमान होता है। पौधे भी जंतुओं की ही भांति प्रजनन के भिन्न भिन्न तरीके हैं पौधे में भी बच्चों, परंतु सामान्यतः पौधे जो है वो किससे निकलते हैं बच्चों? बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? सीड्स द्वारा उनका रिप्रोडक्शन होता है। बीजों के अंकुरण के फलस्वरूप नया पौधा जन्म लेता है तथा धीरे धीरे वृद्धि करके पूर्णाकार प्राप्त कर लेता है। सजीव व निर्जीव में अंतर को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। चलिए बच्चों मेरे साथ पढ़िए डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें पोषण की क्रिया होती है, इनमें पोषण की क्रिया नहीं होती है। ये श्वसन करते हैं, लिविंग बींग्स नहीं करते हैं। इनमें डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, लिविंग बींग नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होता है। इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है, इनमें उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। तो इसमें बच्चों कुछ भी नहीं होता है जो लिविंग बींग्स में होता है। ठीक है, क्या क्या होता है बच्चों? पोषण की क्रिया होती है, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन होता है, उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता होती है, प्रजनन की क्रिया होती है। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कयाकिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा उगाया जाता है, और पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। एक पौधे से थोड़ा पौधा काट के बच्चों ले लिया जाता है, उसके द्वारा भी पौधों को उगाया जाता है। गुलाब व मेहंदी की कलमों से नए पौधे उगाए जाते हैं। ब्रायोफाइलम पौधा पत्ते से उत्पन्न होता है तथा गन्ना, घास, पुदीना आदि तने से उत्पन्न होता है। गतिविधि 4 बच्चों अच्छे से पढ़िएगा। प्राकृतिक वास, अब हम पढ़ेंगे बच्चों नेचुरल हैबिटेट। कोई जीव जिस स्थान पर रहता है वही स्थान बच्चों उसका प्राकृतिक वास कहलाता है, वास स्थान कहलाता है। अथवा वह स्थान जहां किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। वातावरण में सजीवों का वास स्थान जल, वायु तथा मारुस्थल होता है। स्थलीय आवास, जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान, तटीय एवं पहाड़ी क्षेत्र, जंतुओं एवं पौधे के लिए स्थलीय आवास है। जलीय आवास बच्चों, तालाब, झील, नदी एवं सागर, यहाँ बच्चों कुछ विशेष पौधे एवं जंतुओं के लिए ये भी जलीय आवास प्रदान करते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं बच्चों जो जल तथा स्थल दोनों के स्थान पर रहते हैं, इन्हें बच्चों उभयचर बोलते हैं। ठीक है, आइए अब इन जीवों पर कुछ अजैविक घटकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बच्चों प्रकाश, कोई भी सजीव सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, सन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सन के बिना जीवन ही नहीं संभव है पृथ्वी पर। सूर्य का प्रकाश एवं हरित लवक की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। सभी जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर करते हैं। ताप, किसी वस्तु की उष्णता एवं दंडक की कोटि की माप उसका तापमान कहलाता है। किसी स्थान के तापमान का माप थर्मामीटर की सहायता से थर्मामीटर की सहायता से उसका होता है बच्चों, और किसी स्थान विशेष का तापमान बदलता रहता है। टेम्परेचर जो है बच्चों वो चेंज होता रहता है। प्राकृतिक वास के तापमान में भिन्नता के कारण प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव में ताप सहने का एक निश्चित परिसर होता है, अर्थात यहाँ अपने जीवन के सभी क्रियाकलाप उसी ताप परिसर में कर सकता है जो उसके लिए उपयुक्त होता है। जीव के क्रियाकलाप ताप के इस ताप परिसर से नीचे या ऊपर रहने पर प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए सेब का पेड़ मारुस्थल में तथा ऊंट पहाड़ी क्षेत्र में जहां ताप परिसर उनके अनुकूल नहीं होते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जल। जल जीवन के लिए आवश्यक है। विभिन्न जैव प्रक्रम जैसे बीजों का अंकुरण, भोजन का पाचन या उत्सर्जन को पूरा होने के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। जल के बहुत सारे स्रोत हैं, किंतु वर्षा एवं हिम जल के प्राथमिक स्रोत है। वायु, वायु क्या है? वायु एक महत्वपूर्ण अजैविक घटक है जो सभी सजीवों के जीवन के लिए
अति आवश्यक है। वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। ऑक्सीजन इसके प्रमुख अवयवों में से एक है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा भी जीवों को प्रभावित करती है। पौधे परागण के लिए वायु पर निर्भर रहते हैं क्योंकि वायु बीजों को बिखेर देती है। मृदा भूपर्पट्टी की बाह्य सतह को मृदा कहते हैं और यह क्या करती है? या पौधों की वृद्धि के लिए ठोस आधार प्रदान करती है। यह उसके विकास के लिए जल तथा खनिज भी प्रदान करती है और इसके अलावा मिट्टी कई जीवों का आवास भी होती है, घर भी होती है। मिट्टियां सभी जगहों पर एक जैसी नहीं पाई जाती है बच्चों। मिट्टियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। मैदानों में, जंगलों में या मरुस्थलों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां होती है। या रंग, गहराई एवं संगठन में भिन्न है। मिट्टी में कई जीव रहते हैं जो पादप एवं जंतु अवशेषों के अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मिट्टी ही दीमक, चींटी, केकड़ा एवं केंचुओं के लिए आश्रय प्रदान करती है। अब बच्चों हम पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। सजीवों की रचनात्मक इकाई को कोशिका तथा निर्जीव की रचनात्मक इकाई को अणु कहते हैं। जीवन वास्तव में कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं का परिणाम है। पेड़ पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सजीवों द्वारा अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सजीवों की विशेषताओं में एक प्रमुख गुण उनकी प्रजनन क्रिया है। इसके द्वारा वे अपने वंश को बनाए रखते हैं और कोई जीव जिस स्थान पर रहता है वह स्थान उस जीव का वास स्थान कहलाता है। बच्चों आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। मैं अब आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।